दोनों देशों के संबंधों पर पड़ने लगा है। भारत सरकार देश में काम कर रही 59 चीनी ऐप्स को भारत सरकार ने बंद करने का फैसला यहां पर लिया है। उसके बाद लगातार विपक्ष भी सवाल उठाता जा रहा था कि किस तरीके से तमाम बाकी ऐप्स भी हैं जो पूरे तरीके से बंद नहीं की गई हैं, तमाम ऐसी ऐप्स हैं जो अभी भी यहां पर चल रही है। इसको लेकर विपक्ष ने लगातार सवाल भी उठाए हैं। उसके बाद आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब इन कंपनियों को 48 घंटों का वक्त दिया गया जिसमें वह अपनी ओर से सफाई पेश कर सकती है। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये अंतिम लिस्ट नहीं है, सरकार द्वारा कुछ और नई ऐप्स का नाम इनमें जोड़ा जा सकता है, यानी सुरक्षा के लिहाज से जो ऐप खतरा होगी उन्हें भी बैन किया जा सकता है। यहां पर सरकार की ओर से गूगल प्ले स्टोर को इन 59 ऐप्स को अपने यहां से हटाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। जो प्लेटफॉर्म्स पे यहां पर ऐप्स मौजूद हैं उन्हें यहां से हटा दिया जाएगा। लगातार यहां पर जो स्ट्राइक है, डिजिटल स्ट्राइक यहां पर चाइना पर की जा रही है। इसके बीच में गौर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीनियर न्यूज एडिटर, उनसे सीधा रुख करेंगे। गौर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पहले 59 ऐप्स को यहां पर बैन किया गया, उसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाए यहां पर और भी ऐसी ऐप्स हैं जो चल रही हैं भारत में, ई कॉमर्स के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी चल रहे हैं और तमाम ऐसे इन्वेस्टमेंट है, चीनियों की तरफ से इन्वेस्टमेंट की गई है भारत में, कई ऐप्स है, उनको लेकर भी सरकार ने साफ कर दिया जो लिस्ट है वो आखिरी नहीं है, और भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पे 59 के बाद और ऐप्स भी जोड़ी जा सकती हैं जिन्हें बैन किया जाएगा। बिल्कुल सौरभ, आपकी बात सही है। मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो इस पूरे मामले पर पिछले कई दिनों से मंथन कर रहा था, टेंटेटिवली अभी जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है उसमें ये एक बड़ा सोर्स होता है इनकम जनरेट करने का, और फिर एजेंसीज़ का ये भी मानना था कि देखिए इससे हमारे को बड़ी चीज़ें कभी कभार नुकसान भी होती है, इसलिए फर्स्ट स्टेप पर ये जो 59 ऐप्स है इनको हमने किसी भी तरीके से ऑफ करवाना है, और आहिस्ता आहिस्ता करके सारे गूगल स्टोर और प्ले स्टोर से सारी रिमूव हो रही हैं, और अभी भी जिन लोगों के पास चल रही है तो उनके IP एड्रेस को जो है वो ट्रैक किया जा रहा है और उन्हें डिलीट करवाया जा रहा है सरकार की तरफ से। जहां तक टिकटॉक की बात करें, जो यहां अधिकारी दिल्ली के अंदर है, उनकी थोड़ी देर पहले मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के अंदर मीटिंग भी हुई है, जिसके बाद उन्होंने इस बात की हामी भर ली है कि वो फिलहाल इस पूरे सिस्टम को बंद रखेंगे यहां पर, क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरीके की आशंका और बात सामने रखी गई है। लेकिन बात यहां पर रुकती नहीं है, बल्कि अभी जो माना जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर स्वदेशी के प्रोग्राम को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, और ये जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो चाइना के साथ एक बड़े पैमाने पर चल रहा है, और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ चुकी है, बहुत से निजी कंपनियां जो यहाँ पर है वहाँ पर चाइना की इन्वेस्टमेंट हुई है, उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उसको भी देखा जाएगा कि किस तरीके से किसी लंबे विवाद के पड़े बिना उसको एड्रेस किया जाए। इसलिए सरकार का अंदर मंथन जो है वो चल रहा है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शाम को जब प्रधानमंत्री आएंगे 4 बजे तो कुछ आउटलाइन वहाँ पर भी खींची जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से, और ये क्लियर किया जाएगा कि देखिए हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि तनाव हो, लड़ाई हो, लेकिन जब हम पर लड़ाई थोपी जाती है तो हम इकोनॉमिकली भी उसको डिफेंड करना जानते हैं और लड़ना जानते हैं, और ग्राउंड पर जो बैटल ग्राउंड है उसमें किस तरीके से 2-2 हाथ लिए जाते हैं वो भी हम जानते हैं। यहां पर एक रिसर्च कंपनी है, इसका नाम है साई फार्मा, जिसने रिसर्च की है, साइबर रिसर्च कंपनी। इसने साफ साफ कह दिया जिस वक्त ये चीन और भारत के बीच विवाद शुरू हुआ था तब से जो चीनी हैकर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए। लगभग 300% जो हैकर्स की जो गतिविधि है वो बढ़ गई है भारत में लगातार। इस पर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श करने की बेहद जरूरी है। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के अंदर भी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट जो है और जो उनका स्टोर है वो हैक हो गया, और उसके बाद ऑफिशियली उन्हें कंप्लेंट करना पड़ा साइबर सेल कश्मीर के अंदर, जिसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो चलाई गई, और उसके बाद स्टेट एडमिन और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर आया कि जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन्हें सिक्योर करने के लिए हर कदम जो है वो उठाया जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है। साइबर अटैक इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, और साइबर अटैक को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल भी हो रहा है, और जो नेसेसरी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कदम उठाने हैं कि साइबर अटैक फेल हो, और जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस के वेबसाइट्स है जैसे डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, होम डिपार्टमेंट है, कॉमर्स है, उन सब के अंदर जो डाटा है वो किसी भी तरीके से ब्रीच ना हो, वो बाहर ना जाए, उसको 100% मैकेनिज्म के तहत सिक्योर करने की कोशिश भी की जा रही है, और जहाँ जहाँ पर लूप होल्स है उन्हें भी टाइट किया गया है।
यहाँ पर गोहर एक चीज हो रहा है जिस पर पूरे दिन से नजर बनी हुई है। कल देर शाम जब इस बारे में जानकारी मिली थी कि आज तीसरी जो मीटिंग है वो यहाँ पर आज की जाएगी। पहली मीटिंगों की बात करें जो दौर जो पहले गुजरे हैं वो चीन की सीमा थी, मोंडा का वो इलाका था जहां पर ये मीटिंग हुई। अब अगर हम बात करें अब जो मीटिंग हो रही है भारत की सीमा पे चुशुल में मीटिंग हो रही है। 11 बजे मीटिंग की शुरुआत हो गई थी। क्या सकारात्मक नतीजे इस मीटिंग के बाद देखने को मिल सकते हैं? देखिए सौरभ, जो लोग डिफेंस के एक्सपर्ट हैं और जिन्होंने भारत और चीन की स्ट्रेटजी को पढ़ा है, रिसर्च किया है, उन लोगों का ये मानना कि देखिए ये एक दो मीटिंग्स के अंदर नहीं हल होना है, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक वे में चलेगा। और सिस्टमैटिक वे में पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का ब्रीच किया गया चाइना की तरफ से, जब उन्होंने हमारे 20 जवानों पर हमला किया, वो शहीद हुए, उनके भी जवान शहीद हुए, तो ट्रस्ट ऑफ ब्रीच जो हुआ था उसको डेवलप करना है, भरोसे को दोबारा डेवलप करना है। आज दोनों तरफ के कमांडर्स की ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। दूसरा, एक दो नहीं बल्कि अन्य और मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, और ये अगर मीटिंग्स के जरिए से ये हल होगा तो ये सिर्फ आपको डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आर्मी एस्टेब्लिशमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती है जब तक पॉलिटिकल लेवल पर भी इसको आगे नहीं लिया जाएगा। यही वजह है कि जो हमारा OMC है, जो इंडो पाक बॉर्डर को लेकर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की बैठक पिछले दिनों हुई थी, वो भी आने वाले दिनों में होगी। और उनके साथ जो इश्यूज हैं, चाइना के साथ जो डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं, जो बॉर्डर के इश्यूज हैं, उनको लगातार जो है वो डिस्कस किया जाएगा। इसलिए ये एक्सपेक्ट करना कि सुबह मीटिंग हुई, शाम को हम इसका कोई बड़ा रद्द-ए-अमल देखेंगे, शायद वो मुमकिन नहीं है। एक मैकेनिज्म जरूर बनेगा। अगर वो पेंगोंग लेक की बात करें, गैल्वन वादी की बात करें, तो अगर वहां ये मैकेनिज्म वर्कआउट होता है तो जरूर दोनों तरफ से जो है वो फौजें थोड़ा थोड़ा पीछे जाएंगी, और जितनी फौजें पीछे जाएंगी उतना जो है अमन आपको लद्दाख चीन बॉर्डर पर मिलेगा, उतनी ज्यादा पोजीशन जो है दोनों तरफ से मजबूत होगी। लेकिन लास्ट टाइम भी जब मीटिंग हुई थी सौरभ, तो एक बड़ा मसला यह था कि उसके बाद जो सैटेलाइट इमेजेस आई थी वो लगातार ये डेवलप कर रही है, वो ये बता रही है कि एस्टैब्लिशमेंट जो PLA का है वो लगातार बन रहा है। चाहे हेलीपैड्स की बात करें, कंक्रीट बंकर्स की बात करें, उन्होंने अपने LAC के पास बनाया है, और उन्होंने कई जगहों पर वो मोर्चे भी बना दिए हैं जहां पर आज तक मोर्चे नहीं थे। तो ये स्ट्रेटजी जो चाइना की है ये हमें कंपेल करती है कि सिर्फ हमने बातचीत पे ही नहीं रहना, बल्कि हमने और भी कदम जो है वो लेने हैं। जिस तरीके से सेना ऑन ग्राउंड भी अपनी विजिबिलिटी को दिखा रही है, अपनी एग्जिस्टेंस को दिखा रही है। यहां पर घोड़ा बने रहे हमारे साथ, जिस जिक्र कर रहे थे कि यहां पर चौतरफा घेराबंदी की जा रही है, चाइना की यहां पर घेराबंदी की जा रही है, उसके बीच में ऐप्स को बंद किया गया। मीटिंग्स का दौर भी चल रहा है, तीसरी मीटिंग है आज। उसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हैदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त दिल्ली से। हैदर के साथ एक मशहूर टिकटॉकर भी मौजूद है। हैदर का सीधा रुख करेंगे, जानना चाहेंगे जिस तरीके से ऐप्स यहां पर बंद हुई है, भारत के लोगों ने इसका स्वागत किया है, और जो टिकटॉकर्स थे जिसका इस्तेमाल करते, जो इससे रेवेन्यू भी कमाते थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसका स्वागत किया। उन्होंने साफ कहा कि भारत की सुरक्षा, इंटीग्रिटी सबसे पहले है। हैदर, सीधा आपका रुख करेंगे। आपसे जो शख्स मौजूद हैं वो काफी जाने माने भी हैं, वो टिकटॉकर इस्तेमाल भी करते हैं, तो क्या कुछ कहना है उनका अब जिस तरीके से ये जो ऐप्स है, चाइनीज ऐप्स है, बंद कर दी गई हैं? सौरभ, निश्चित तौर पर भारत के लोगों ने इसका बहुत स्वागत किया है, और सभी लोग इससे खुश भी हैं, क्योंकि 59 चाइनीज ऐप को पूरी तरह से भारत सरकार ने बैन कर दिया है। वो आने वाले कुछ टाइम में वो आपके फोन में ना काम करेंगी और अपलोड तो वो हो ही नहीं सकती। इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ बहुत सहाय मौजूद हैं, जो कि खुद टिकटॉक पर काफी एक्टिव रहते हैं और अच्छे खासे उनके फॉलोअर्स हैं। उन्हीं से जानेंगे उनका क्या सोचना है अब इस बारे में। बॉस, आपको क्या लगता है सरकार का ये जो फैसला है ये कितना सही फैसला है, और आपके फैंस पे इसका क्या असर पड़ेगा? जो आपके फॉलोअर्स हैं उनसे आप किस तरह से आगे कनेक्ट रहेंगे? बॉस का आप सभी को नमस्कार। आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज की डेट में जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि ये न्यूज आई है बैन होने की, तो मैं इससे बहुत खुश हूँ। एक्टर हूँ वो एक अलग बात है, टिकटॉक पे हूँ वो भी एक अलग बात है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियंस, हम एक इंडियन है। तो ये हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज को कि हमें अपने इंडिया को, इंडिया गवर्नमेंट को, जो भी इनके जो आ रहे हैं, जैसे मोदी जी ने जो भी किया है उससे हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे कि अभी बैन हुआ है ये, तो इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप एक्टर हैं, आपके पास टैलेंट है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके आप फेमस हो सकते हैं। अब क्या ऑप्शन रहने वाले हैं आपके पास, क्योंकि अब टिकटॉक काफी फेमस था, इसके इंडिया में करोड़ों यूजर्स हैं इसके। अब आप इसके अलावा क्या ऑप्शन आपके पास बचते हैं? आप किन ऐप के थ्रू आप अपने फॉलोअर से कनेक्ट होंगे? देखिए, एक्टर जो होते हैं वो सिर्फ टिकटॉक पे ही नहीं है, उसके अलावा आप देखेंगे जैसे फेसबुक हमारा है,
इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन सब पे भी हम सभी जुड़े होते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी इंस्टाग्राम पे जो भी हमारे फॉलोवर्स हैं वो सब आराम से आपको इंस्टाग्राम के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपके एक्टिविटीज से एक्टिव रह सकते हैं। यूट्यूब पे आप अपने नई वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे वो उसके जरिए एक्टिव रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। अच्छा बॉस, मैं रेवेन्यू के बारे में जानना चाहूंगा। टिकटॉक से कितना रेवेन्यू होता था, इसका क्या प्रोसेस होता था और कितना इससे फायदा होता था? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों का बिजनेस है, कई लोग इसी से अपना परिवार चलाते थे। एक्चुअली डायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो डायरेक्टली टिकटॉक से पैसे नहीं मिलते हैं, बट हाँ ये बात भी सच है कि टिकटॉक के जरिए पैसे मिलते हैं। इसका रीजन क्या होता है मैं क्लियर करता हूँ आपको। इसका रीजन ये होता है कि टिकटॉक पे आपके फॉलोवर्स हो गए हैं, मैं 1 मिलियन और 10 मिलियन जितने भी आपके फॉलोवर्स हैं, उसके बाद जो भी आपके फॉलोवर्स है वो क्या करते हैं, आपका वेट करते हैं कि आप लाइव आओ। जैसे आप लाइव आ गए तो फिर आपको वो लाइव देखते हैं, उसमें बाद वो आपको स्टिकर सेंड करते हैं, और वो स्टिकर्स जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं और उसके लिए पे भी करना होता है आपको। तो जो बंदे पेमेंट करते हैं वो पेमेंट हमें मिलती है डायरेक्टली, तो वो होती है जो टिकटॉक में पेमेंट मिलती है। या फिर जो ब्रांड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जैसे कि जो बड़े फेमस टिकटॉकर्स हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो ब्रांड के जो ओनर्स हैं वो क्या करते हैं कि फेमस टिकटॉकर्स है तो वो उनको इसके लिए बोलते हैं कि ठीक है आप हमारे ब्रांड को एडवर्टीज करो, उसका पेमेंट मिलता है। तो टिकटॉक से अर्निंग होती है, बट ये मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कोई प्रॉपर वे, एक प्रॉपर वे है टिकटॉक से अर्निंग। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में, क्योंकि टिकटॉक तो चाइनीज ऐप है, काफी फेमस है, लेकिन इंडिया में इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? इंडिया में ऐसी कौन सी एप्स है जो इसकी जगह ले सकती है और लोगों में क्रेज बढ़ेगा उसका? मैं जितने भी मेरे साथ के एक्टर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रोपोसो को की तरफ फॉरवर्ड हो, क्योंकि रोपोसो हमारा इंडियन ऐप है। अभी इस टाइम पे से कोई जानता भी नहीं होगा, बहुत ही कम लोग होंगे जो जानते होंगे, मैं ये कह सकता हूँ, बट इतना है कि इंडियन ऐप है, तो इसको अगर आप इस पे देखेंगे, ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। तो रोपोसो टिकटॉक का एक ऑल्टरनेट है इस टाइम पे करेंटली। सर आप देख सकते हैं साफ तौर पर पूरी तरह से समर्थन है, और टिकटॉक ऐप का एक रोपोसो जो इंडिया की ऐप है, लोग उसको भले ही अभी नहीं जानते हैं, लेकिन बॉस ने जैसा ही कहा कि आप इसका इस्तेमाल करें, इसको डाउनलोड करें, और इसका भी अपना एक अलग मजा है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि खुशी जरूर है टिकटॉक स्टार में। हमारे साथी ने जब ये रिपोर्ट फाइल की थी तो उन चंदेला से जब बात की थी, वो भी काफी फेमस टिकटॉकर हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, और भले ही ये बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया, लेकिन हमारे पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, हम अदर साइट से भी अपने फॉलोअर से कनेक्ट हो सकते हैं। जी सौरभ। जी हैदर, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। आपके साथ जो शख्स मौजूद है उन्होंने भी समझाया किस तरीके से टिकटॉक का इस्तेमाल कर कर वो रेवेन्यू कमाते थे, और जब ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अगर वही भारतीय ऐप्स का इस्तेमाल करें, उसी प्रकार का रेवेन्यू वहां से भी कमाया जा सकता है। लगातार हमारी नजर बनी हुई है जिस तरीके से चीन पर डिजिटल कार्रवाई की गई है, डिजिटल स्ट्राइक की गई है। भारत ने साफ कर दिया कि ये लिस्ट फाइनल नहीं है। 59 के करीब जो ऐप्स हैं ये फाइनल नहीं है, इसमें और ऐप्स को भी जोड़ा जा सकता है। वहीं आज शाम 4 बजे की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। कोरोना काल में ये 6वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत की जाएगी। पर यहां पर अटकलें ये लगाई जा रही है कि कोरोना काल में जिस तरीके से अनलॉक का दूसरा फेज शुरू हो चुका है, क्या उसकी बात की जाएगी, या जिस तरीके से भारत और चीन के बीच में संबंध चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। गौर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौर, यहां पे तमाम सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर देश स्पष्ट जानकारी भी चाहता है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश को संबोधित करते भी रहे हैं और तमाम जानकारी देती भी रही है। 6वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर देश को संबोधित करेंगे। उसके पहले की बात करें तो 12 मई को आखिरी संवाद हुआ था देश के आवाम के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, जहां पर 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई थी। आज की बात करें, आज क्या कुछ सामने निकल कर आ सकता है? देखिए, जहाँ तक शाम 4 बजे की बात करेंगे तो पॉलिटिकल पंडित जो है वो मुख्तलिफ बातें जो है वो सामने रखते हैं और एनालिसिस पर जो यकीन रखते हैं। उनका मानना है कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई भी एनालिसिस करना काफ़ी मुश्किल होता है कि वो कब कौन सी बात कैसे बताएंगे, ये काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो अभी स्थिति बनी है, अनलॉक 2.1 जो शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए कल रेड लाइन खींची गई है और बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री फॉर होम की तरफ से जारी कर दिया गया है, उसको लेकर जरूर प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी इस बात में थोड़ा सा वजन उस पर भी रखेंगे। और जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि चाइना के अंदर क्या कुछ हो रहा है, उसको लेकर भी थोड़ी सी बात जो है वो दोबारा कही जाएगी उसी तरीके से जिस तरीके से मन की बात में प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की थी कि चीन तक भी जाया जाए और जो पूरे देश में रह रहे लोगों तक भी बात को जो है वो पहुंचाया जाए। सबसे बड़ा सवाल है कि अनलॉक के बावजूद भी बहुत से गाँव और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको
अभी रोजगार नहीं है, तो केंद्र की तरफ से एक बड़ी योजना जो है वो तैयार की गई है। हो सकता है आज उस योजना का भी अनाउंस हो कि हर घर में राशन, खाने का सामान किस तरीके से मिले, उस पर भी एक बड़ी बात जो है वो आज हो सकती है। तो अभी कुछ भी फाइनल कहना काफी मुश्किल होगा, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कल जिस तरीके से चाइना के अंदर जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है उनका पॉलिट ब्यूरो का मीटिंग हुआ था, सीपीएम का पॉलिट ब्यूरो का मीटिंग हुआ था और जिनपिंग वहां पर रहे थे, उसमें जिस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल अफेयर्स और 10 तरह की चीजें डिस्कस की गई है। और उसके बाद अगर उन्होंने कोई चीज ऑफिशियल नहीं की, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने जिस तरीके से उसका अक्कासी किया और इस तरीके से आउटलाइन खींची है, उसका जवाब जो है वो कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री जो है वो देंगे जब वो देश के सामने संबोधित शुरू करेंगे 4 बजे। गौरी, यहां पर एक चीज और है जिसमें बेशक देखिए आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अनलॉक की शुरुआत जरूर हो गई है, अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है, पर आंकड़ों की बात करें तो 6 लाख के करीब आंकड़े भारत में पहुंच चुके हैं, जो कहीं ना कहीं वो भी संवेदनशील है। उस पर भी कहीं ना कहीं देश को समझाने की जरूरत है कि हाँ वाकई में अनलॉक की तैयारी की जा रही है, क्योंकि देश को प्रगति की ओर बढ़ना था, अर्थव्यवस्था को भी ठीक करना था। पर जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है देश के सामने। बिल्कुल सौरभ, आपकी बात सही है। अनलॉक पूरे दुनिया में हो रहा है। अगर आप देखेंगे उन देशों के अंदर जहां पर मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है, यानी मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, वहां पर भी अनलॉक को जो है वो शुरू किया गया है। अनलॉक विद सिस्टम अगर चलता है तो ये मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम होगी। अगर जो हमारे यहाँ मरने वालों की संख्या है, जब आप उसको वर्ल्ड वाइड मॉनिटर करेंगे और मॉनिटरिंग पे लाएंगे तो आपको लगेगा कि जिन देशों की आबादी हमसे बहुत कम है वहां पर इतनी ज्यादा मौतें हुई, और भारत की आबादी जितनी ज्यादा है उस लिहाज से तो यहां बहुत कुछ होना चाहिए, नहीं हुआ। उसके पीछे 2-3 कारण है। एक, लोगों ने खुद इसका काफी संज्ञान लिया, सरकार ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, लॉकडाउन खोलने के बाद भी रेड लाइन खींची सरकार ने, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग, टेस्टिंग के बारे में भी जरूर बताएंगे कि अब विश्व के साथ साथ जो नई बात हम बताने जा रहे हैं कि अब दवाई भी आ रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है अक्टूबर-नवंबर तक ह्यूमन ट्रायल 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद DGMIR बाकायदा तौर पर उसको अप्रूव भी कर देंगे। तो हो सकता है आज वो भी बात कहीं ना कहीं, लेकिन आपकी बात सही है, अनलॉक अपनी जगह बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अनलॉक के बीच मौत ना हो, बहुत कम से कम हो, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा और मैकेनिज्म को फॉलो करना होगा। चलिए गौर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए जिस तरीके से लगातार नजर बनी हुई है, पूरे दिन से इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि शाम को 4 बजे जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, लोगों को संबोधन उनका करेंगे, तो क्या कुछ उस पर कहा जा सकता है? भारत चीन के ऊपर बात होगी या कोरोना काल में